कहते हैं। पहला क्वेश्चन है गलोब किसे कहते हैं? गलोब वह कृत्रिम पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, मानव निर्मित पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जो पृथ्वी पर स्थित अनेक स्थान महासागर नदियों आदियों को दर्शाता है। यानी कि पृथ्वी पर किस किस चीज़ का विराजमान है, कौन कौन सी चीज़ पृथ्वी पर पाई जाती है, उन सभी की स्थिति जो होती है वो गलोब के अनुसार दर्शाई जाती है। तो मानव निर्मित द्वारा पृथ्वी का प्रतिरूप होता है क्या? गलोब। ठीक है, प्रतिरूप का मतलब होता है सेम टू सेम। जैसे पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से मानव ने एक प्रतिरूप बना रखा है जिसे हम गलोब कहते हैं। आपने गलोब ज़्यादातर अपनी स्कूलों में देखा भी होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? रेखाएं दर्शाई जाती है। जो रेखाएं जो होती है वो किसी भी स्थान की दूरी, जो वास्तविक दूरी बताती है। वास्तविक दूरी हम जो देखना चाहते हैं भाई कौन सी जगह कहाँ से कितनी दूर है। अगर हम गांव की बात करें या देश की बात करें तो किसी की भी जब बात करते हैं तो उनके बीच जो दूरी होती है वो दर्शाती है रेखाएं। ठीक है, तो गलोब के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की रेखाएं होती है। वैसे रेखाएं तो बहुत सारी है लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की। कौन कौन सी? जैसे मान लो ये अपना गलोब है, ठीक है, और इनके अंदर जैसे आपने देखा होगा एक तो ये रेखाएं होती है, जो तरबूज के आकार की होती है। ठीक है, आपने तरबूज पर देखी होगी। ठीक है, और एक ये रेखाएं होती है, जैसे ये अपना गलोब है, इनके अंदर ये आपने रेखाएं देखी होंगी। ठीक है, ये किसी भी जगह की अगर हम वास्तविक स्थिति एवं उसका आकार हम देखना चाहें तो हमें सबसे पहले इन रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब तक हमें इन रेखाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पृथ्वी की वास्तविक दूरी यानी कि पृथ्वी पर कौन सी जगह कहाँ पर है ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं और इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्यों कहते हैं वो देख लेना। इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेखाएं हैं एक देश से दूसरे देश की स्थिति यानी दूरी को दर्शाती है। इनके बीच जो दूरी है वो समान है। ठीक है, ये दूरियों को दर्शाती है, इसलिए देशांतर यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच अंतर यानी कि दूरी कितनी अंतर है उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो इन दूरियों को दर्शाती है। अक्षांशीय रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्ष की ओर घूमी होती है। ये जो अपने इधर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 बिंदु, ये अपने अक्ष है, ये उत्तरी अक्ष है। ऊपर वाला जो है उत्तरी अक्ष कह लें या उत्तरी ध्रुव कह लें, हम एक ही बात है। ये दक्षिणी ध्रुव कह लें या दक्षिणी अक्ष कह लें, एक ही बात है। ठीक है, अब देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती है। उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं 360 होती है। ये जो देशांतर रेखाएं होती है वो 360 होती है, यानी कि एक साइड में आपको 180 नज़र आएगी। जैसे ये इधर वाली जो साइड है 180, इधर वाली जो साइड है वो 180। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे अंतर पूछ ले या इनकी विशेषताएं पूछ ले तो ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, ये एक देश से दूसरे देश की दूरी को बताती है। नेक्स्ट, ये ध्रुवों पर नज़दीक होती है तथा भूमध्य रेखा जो बीच वाली जो रेखा है उसे समकोण पर काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को। ठीक है, और जो ध्रुव होते हैं उनके नज़दीक होती है। ये चारों तरफ समानांतर नहीं होती, ध्रुवों पर आपस में मिली होती है और भूमध्य रेखा पर
समकोण काटती है। कुल इनकी संख्या 360। ठीक है, ये एक देश से दूसरे देश की दूरी बताती है। अब नेक्स्ट जो बच गई अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाओं का मतलब होता है वे रेखाएं, यानी कि फिर गलोब पर खिंची हुई वे काल्पनिक रेखाएं। ये सारी काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाएं, कभी आप ये समझे कि भाई पृथ्वी पर ये रेखाएं खिंची हुई है, कोई खिंची हुई रेखा नहीं है, क्योंकि ये मानव ने अपनी सुविधा के लिए खींच रखी है। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी कि वे रेखाएं जो अक्ष की ओर घूमी होती है। ये भूमध्य रेखा तक उत्तरी साइड में उत्तरी अक्ष की ओर घूमी होगी और दक्षिण साइड में दक्षिणी अक्ष की ओर घूमी होगी। ठीक है, अगर हम इनकी डेफिनेशन पूछ लें तो वे रेखाएं जो अक्ष की ओर घूमी हुई होती है उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ये भी किसी स्थान को वास्तविक दूरी को दर्शाती है या उसकी स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, अब इनकी जो संख्याएं होती है वो 180 होती है, यानी कि एक साइड में 90। ठीक है, एक साइड में 90। अब इनकी जो दूरियां होती है ये एक रेखा से दूसरी रेखा तक बिल्कुल समानांतर होती है। ये चारों की तरफ, जैसे ये हमें ग्लोब का एक भाग दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग नहीं दिखाई दे रहा, पीछे वाला साइड, जो ये रेखाएं होती है बिल्कुल समानांतर होती हैं ऐसे, जितनी दूरी इधर है इतनी दूरी इधर है। लेकिन इनमें ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये जो रेखाएं थी ये अक्ष पे मिल जाती थी। ठीक है, इसलिए इन्हें अक्षांशीय रेखाएं और इसे अक्षांशीय रेखाएं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये अपना जैसे ग्लोब है, इसके अंदर एक और तरह की रेखाएं होती है जिन्हें हम, जैसे अपनी देशांतर रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं बताई थी, उस तरीके की और रेखाएं होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये उत्तरी ध्रुव, बार बार में वही बातें आएगी, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। अब ग्लोब को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ग्लोब को, यानी कि पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीच, यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ग्लोब दो भागों में बट गया, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। गोला मतलब पूरा ग्लोब और गोलार्ध मतलब आधा। गोलार्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया भाई उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब एक और रेखा होती है जो आपने सुना होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा। वो कौन सी रेखा होती है वो देख लें। यानी कि उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा होती है जो पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा वह रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध को भी दो समान भागों में बांटती है, यानी कि जो आधा गोला था उसका फिर दो हिस्से कर दिए। ठीक है, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि वह रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दो समान भागों में बांटती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इनका मान 23.5 डिग्री चैनल होता है, यानी कि वह अक्षांशीय रेखा होती है जो 23.5 डिग्री चैनल पर होती है। भूमध्य रेखा जो होती है वो 66 डिग्री चैनल पर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कर्क रेखा अगर पूछ ले, मकर रेखा जो पूछ ले, मकर रेखा सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा किस गोलार्ध को दो समान भागों में बांटती। कर्क रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, और मकर रेखा वह रेखा होती है जो दक्षिणी गोलार्ध को दो समान भागों में बांटती है। ठीक है, ये थी अपनी तापीय रेखाएं, मतलब तापमान के आधार पर। ठीक है, तापीय रेखाएं भी कहा जाता था इनको। अब आप ये देख लें कि पूरी पृथ्वी पर जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है। जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है, तो आपने देखा होगा भाई, एक तो होती है सर्दी जिसे हम कहते हैं शीत मतलब ठंडी। दूसरी होती है उष्ण,
यानी कि गर्मी, और तीसरी होती है मिक्स, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों, इसे कहेंगे हम शीतोष्ण। शीतोष्ण, क्योंकि शीत ले लिया इसका और उष्ण ले लिया इसका, शीतोष्ण दोनों नाम से ही स्पष्ट है। सिर्फ आपने नाम याद रखना है, शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी और शीतोष्ण मतलब दोनों। ठीक है, तो अब पृथ्वी पर हम देखेंगे कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य होता है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल लंबवत सूर्य चमकता है, इसलिए सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। अब भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो तापमान अधिक होगा, और ये तापमान यहाँ तक रहेगा। यानी कि कर्क रेखा से लेकर के भूमध्य रेखा तक और भूमध्य रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, ये जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काले रंग के व्यक्ति जो मिले, आप समझ जाना कि इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई शीतोष्ण या सर्दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्दी। सर्दी जो अक्ष होते हैं, ध्रुव जो होते हैं दोनों साइड, ध्रुव मतलब 0 डिग्री चैनल से लेकर के 10 डिग्री चैनल तक, ये ऐसे होते हैं जहाँ पर हमेशा यानी कि वर्ष के 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, यानी कि यहाँ पर सूर्य नज़र आता ही नहीं। तो ये होती है शीत ऋतु, यहाँ पर ठंडी ऋतु होती है। ये दक्षिणी ध्रुव में भी 10 डिग्री चैनल तक और उत्तरी ध्रुव में भी 10 डिग्री चैनल तक। ठीक है, तो इन दोनों तरफ ये जो है इसे हम कहेंगे शीत। और बीच में जो बच गया, यानी 10 डिग्री चैनल से लेकर के कर्क रेखा तक और इधर दक्षिणी ध्रुव में 10 डिग्री चैनल से लेकर के मकर रेखा तक जो बीच का क्षेत्र बच गया, ये दोनों क्षेत्र हो गए आपके शीतोष्ण। ठीक है, ये आपके क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों हैं। तो अगर हम इसी तरीके से भारत में देखें तो भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है। देखो अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि कर्क रेखा आपने पढ़ा होगा कि भारत जो कर्क रेखा है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा बिल्कुल नीचे से स्पर्श करती हुई निकलती है। तो ये वाला क्षेत्र आ गया उष्णकटिबंधीय में, यानी कि गर्मी वाले क्षेत्र में, और ये वाला जो क्षेत्र आ गया ये अपना आ गया शीतोष्ण में। और जो ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर जो है ये आता है शीत में, इसलिए यहाँ पर सर्दी शीत हो गया, बीच में अपना हो गया शीतोष्ण और नीचे वाला हो गया उष्ण। ठीक है, इसीलिए भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था कंप्लीट।